हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे हो? चलो बच्चे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो रिक्रूटमेंट है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी लिमिटेशंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या क्या थी, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे सिलेक्शन। जिन स्टाफ ने आपको अप्लाई किया है रिक्रूटमेंट के लिए, उनमें से आप स्टाफ को सिलेक्ट कैसे करोगे, कौन सा स्टाफ आपके साथ काम करेगा अच्छे से, वो आप डिसाइड कैसे करोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमें जो डिस्कस करना है वो क्या है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस जो गिवन हमें वो हम लोग देखेंगे, और साथ ही हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम लोग सिलेक्शन के मीनिंग की। तो देखो, मीनिंग का मतलब क्या है सिलेक्शन का, सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। इट मीन्स पहले हमारे पास क्या आएंगे, एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स कहाँ से मिलेंगे हमें, रिक्रूटमेंट के थ्रू, और उसमें से हम लोग किसका सिलेक्शन करेंगे, क्वालिफाइड एप्लीकेंट का। क्वालिफाइड मीन्स जिस पोस्ट के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए उसकी क्वालिफिकेशंस देखेंगे, जिसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, वो सिलेक्शन कैसे करना है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। मीनिंग की अगर बात करें तो देखो क्या है, सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट फॉर प्री डिटरमिन्ड नंबर्स। पहले से हमने डिसाइड कर रखा है कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए, उतने एम्प्लॉयज के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे, कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं उनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इतने एम्प्लॉय चाहिए। जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है, मान लो आपके पास 100 और थाउजेंड्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें से अगर आपको 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है तो आप ये देखोगे कि 10 मोस्ट क्वालिफाइड पर्संस कौन से हैं, या ऐसे लोग कितने हैं जो आपके क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, मीनिंग के बाद नेक्स्ट आता है अपना डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन। डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चे, फर्स्ट जो डेफिनेशन आपकी है, अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडिंग इन टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आए उनके बेसिस पे कि ऐसे कौन से फॉर्म्स हैं जो हमारे लिए काम के हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से फॉर्म हैं जो रिजेक्ट हमें करने हैं प्योरली क्योंकि वो हमारे रिक्विजिट क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा ही एक और है कुंटस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, selecting manager is choosing from among the candidates the one who best meets the position requirements। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए कौन से पर्सन के पास बेस्ट नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, उसको हम लोग सेलेक्ट करें। नेक्स्ट आता है बच्चे अपना स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से केस स्टडी बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखोगे, क्या प्रोसेस रहेगा आपका सिलेक्शन का, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं हम उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। उसकी स्क्रूटनी का मतलब एक ओवरव्यू लेंगे, हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर कितने फॉर्म ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे, जो हमारा क्राइटेरिया था, जो हमारा बेसिस था उसको फुलफिल नहीं कर रहे, उनको हम लोग क्या करेंगे, साइड में कर देंगे। देखो स्टार्टिंग में देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे, जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारी ओर से क्या रखी गई थी और जो एप्लीकेंट है उसकी क्या है। On what candidates a person services will be available to the organization is the next point to be seen। कि किस पॉइंट पे वो हमारे साथ जुड़ सकता है, सैलरी वगैरह की उसकी डिमांड कितनी है। The applicant may pay forth their conditions regarding salary acceptable, duration, promotion, etc. Those candidates whose conditions are not acceptable to the organization are not called for प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। हमें लगता है कि किसी एप्लीकेशन ने सैलरी बहुत ज़्यादा मांग ली, हमारा जो सैलरी क्राइटेरिया 40-50,000 का है और एप्लीकेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने के मांग रहा है, तो ऐसे को एक्सेप्ट करने का फायदा है क्या, नहीं ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसने
क्या डाला है, क्वालिफिकेशंस क्या डाली हैं, सैलरी वगैरह क्या फिल की है फॉर्म के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें उसको रखना है या नहीं। उसके बाद दोज कैंडिडेट्स व्हिच कंडीशन आर नॉट एक्सेप्टेबल, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लेटर ऑफ रिग्रेट दे देंगे कि सॉरी इस रीजन से आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ पाएंगे, अगर आप इस रीजन को एडजस्ट कर सकते हो तो फिर हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, those by not calling the candidates for preliminary interview, the organization prevents the loss of time and money both the candidates and the organization itself। ऐसे लोगों को रिजेक्ट करने का बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हो गया कि हमें उन लोगों पे फर्दर और स्टडी नहीं करनी पड़ी, अदर जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस है आगे के वो सब फॉलो नहीं करने पड़े, पहले ही क्लियर हो गए कि हमें इतने लोगों से तो बात करनी ही नहीं है, हमारा भी टाइम बच जाएगा और जो कैंडिडेट आ रहा है उसका भी टाइम बचेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस here the process of preliminary interview and filling of the blank application form takes place, following are their details। अब हम उनसे फॉर्म फिल करवाएंगे जिसके अंदर फर्स्ट क्या है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या हो सकता है आपका, फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है एम्प्लॉय, ये चेक करने के लिए हम लोग कंडक्ट करवाते हैं क्या, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जिसके अंदर हम उससे पूछेंगे क्या कि आपकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या आपका टेस्ट, आप किस टाइप का वर्क करना चाहते हो, एज क्या है, एटसेट्रा। दोज कैंडिडेट्स हु कम आउट सक्सेसफुली इन द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू आर आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब आपने इनसे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया तो उसके अंदर उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स बता दी, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि उनके पास एक्सपीरियंस प्रॉपर है या नहीं है, नॉलेज प्रॉपर है या नहीं है, और आपको लगता है कि हाँ इन पर्सन्स के पास क्या है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने की कैपेसिटी है, तो आप उन लोगों को क्या करोगे, एक ब्लैंक फॉर्म दे दोगे कि आप इसको फुलफिल करो। उस फॉर्म के अंदर वो क्या फिल करेंगे, देखो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आर द प्रिंटेड फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा होगा और वो सारी डिटेल्स जो आपको अपने एप्लीकेंट से चाहिए वो। फॉर डिफरेंट पोस्ट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स बिकॉज फॉर ईच पोस्ट पर्सन्स ऑफ डिफरेंट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। व्हाइल प्रिपेयरिंग दीज फॉर्म्स टू थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन व्यू। फर्स्ट, दीज शुड कन्वे द मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी इनके अंदर हो, एंड बट द इंफॉर्मेशन आस्क्ड while preparing this form two things must be kept in view. First, these should convey the maximum possible information, जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म के अंदर हो, बट द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर शुड बी सच एज रिक्वायरिंग ब्रीफ आंसर्स। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे टाइप पूरा लिखने के लिए कि आप बहुत कुछ लिख करके आप उसमें भर दो, नहीं, इन शॉर्ट बस वो आपको बता दे सारी चीजें। सेकेंडली, क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट। ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगे, भी आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे बुरा क्या लगता है आपको, ये डेट, ये सब वो चीज़ें जरूरी नहीं है, वो मैटर नहीं करती, आपका बर्थडे कब है, कौन सी मूवी फेवरेट है, ये सब चीज़ें नहीं, आपको उससे केवल ये पूछना है जो चीज़ें उसकी पोस्ट के लिए रिलेवेंट है। ऑर्डिनरी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आस्क्ड इन दीज फॉर्म्स। क्या होती है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम वापस से लिखवाएंगे कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है आप ये भी बता दीजिए, ट्रेनिंग्स, सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन एटसेट्रा इज ऑब्टेन्ड। हम पूछेंगे कि भाई साहब आपने कहाँ से स्टडी की, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एक्सपीरियंस कितना है, टेक्निकली किन किन पॉइंट पे आप स्ट्रॉन्ग हो, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है नहीं आता, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है तो वर्ड एक्सेल ये सब कितना आता है, जो भी उसकी जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पुट किए जाएंगे। नेक्स्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेम ऑफ द एप्लीकेंट क्या है, फादर्स नेम, एज, मैरिटल स्टेटस मतलब वो मैरिड है या अनमैरिड, सेक्स, फैमिली पोजीशन और टेस्ट एटसेट्रा। मीन्स जेंडर क्या है उसका, फैमिली पोजीशन क्या है, बैकग्राउंड कितना है, अर्निंग्स क्या है, वो सब चीज़ें आप पूछ सकते हो। मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, उसके बाद आप पूछोगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिनिमम किस सैलरी पे वर्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सैलरी नेगोशिएबल है जो उसने लिखी तो फिर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो। रेफरेंसेस, कैंडिडेट इज आस्क्ड टू राइट द नेम ऑफ 2 or 3 persons who may give information about candidates, करेक्टर, सोशल रिलेशंस एटसेट्रा। अब 2-3 लोग ऐसे जानकार भी चाहिए जो ये बताए कि भाई साहब आप जिस बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला रहे हो वो बंदा क्या है, उसका करेक्टर सही है
उस बंदा जो मेंटली है वो बंदा फिट है, फिजिकली पर्सन क्या है, फिट है। अगर आप उसके साथ जुड़ोगे तो वो कोऑपरेट होके का वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला इंसान है, अगर आपने जोड़ लिया तो फिर आपके इवन जो स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा। ऐसा पर्सन नहीं है। ऐसी श्योरिटी देने वाले 2-3 रेफरेंसेस के लिए आप नेम डाल सकते हो फॉर्म के अंदर, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आ सकता है भाई, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी हमें लगती है कि ये हमारे सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो हम लोग उसके अंदर रिकॉर्ड करवा लेंगे। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होगा, प्रो एफिशिएंसी टेस्ट। प्रो एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या आता है भाई, स्पेशलाइजेशन और स्पेसिफिक ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट और डेक्स्ट्रेटरी टेस्ट। मतलब क्या हुआ, हम लोग ये देखेंगे कि जो पर्सन हमारे साथ जुड़ रहा है उसके अंदर जो जॉब से रिलेटेड एफिशिएंसीज हैं वो कैसी हैं। वो एफिशिएंसीज अगर प्रॉपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें और कैंडिडेट देखना पड़ेगा। मीन्स जिस पर्सन को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं हमारे साथ उसकी स्किल्स कैसी हैं। सेकंड, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल क्या है उसका, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। कुछ टेस्ट जो बाय नेम आप समझ भी सकते हो, जिसके अंदर जनरली हमें ये देखना है कि एम्प्लॉइज मेंटली फिट है क्या, फिजिकली फिट है क्या, इंटरेस्ट उसका किस चीज़ के अंदर है, किस किस टाइप के वर्क वो कर सकता है। हम ओवरऑल ये देखेंगे कि वो पर्सन जो है उसके अंदर कौन कौन से वर्क्स करने की स्किल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना जी अदर टेस्ट में क्या है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट और जनरल नॉलेज टेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज के अंदर स्किल्स तो हैं बट कॉमन सेंस जो होता है वो कम है, तो हम ये चेक करेंगे कि उसका कॉमन सेंस कैसा है, उसको नॉलेज कैसा है, जनरल नॉलेज जो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी बहुत जो हर किसी को पता होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज है या नहीं है। नेक्स्ट, अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखो फर्स्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ रहा है वो प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है, स्किल्स कैसी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू वेरीफाई द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट इन ए स्पेशल फील्ड। जिस फील्ड के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो उसमें उसका नॉलेज कैसा है। ट्रेड here refers not to business, commerce but special field. For example, while selecting a computer operator in a business organization, it will be ensured whether the applicant specialized in this trade or field. This test is done may be 2 types. फर्स्ट क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज, और सेकंड क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे एक सीए को किसी पर्सन को हायर करना है तो वो चाहेगा कि पर्सन को वर्ड का और एक्सेल का नॉलेज अच्छा हो, पावर पॉइंट का नॉलेज अगर कम है तो भी चल जाएगा। अगर कोई पर्सन कहता है कि मुझे एमएस ऑफिस का अच्छा नॉलेज है, एमएस ऑफिस के अंदर उसको वर्ड और एक्सेल का अगर अच्छा नॉलेज है तो वो बंदा काम का है। अगर उसको एक्सेल नहीं आता तो फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतनी एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल टेस्ट क्यों काम आएगा, हम लोग नॉलेज चेक करेंगे कि उसको चीज़ें पता है या नहीं पता, और प्रैक्टिकल टेस्ट क्यों काम आएगा कि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई करने में एबल है या नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका डेक्स्ट्रेटरी टेस्ट। दो जॉब्स वेयर physical labor is called for, there is ability of the candidates is known by putting him on dexterity test. Such a test throws light on how quickly and efficiently the candidate moves his body and other limbs while on work. Means जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर है तो आप ये चेक करोगे कि वो कितनी फास्ट टाइपिंग कर रहा है। भी एक आपने कोई काम दिया, कोई चीज़ उसको बॉडी का मूवमेंट देखना है, भी 2-4 चीज़ें आपने उसको बोली, वो चीज़ उधर से उठा के ला, ये ला। अगर पेन टाइप का वर्क करवाना है तो उस टाइप से देखोगे, ये ला वो ला, ये चीज़ पकड़ा, ऐसे कर वैसे कर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा आलसी है या नहीं है, लेजीनेस कितनी है ना। अगर कहीं पे आपको एकदम एक्टिव पर्सन चाहिए तो वहाँ पे लेजी पर्सन से यूज़ नहीं आएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की आप टाइपिंग स्पीड देख सकते हो, आप उसकी एक्यूरेसी जज कर सकते हो कि टाइपिंग स्पीड तो अच्छी है बट ये मिस्टेक्स उतनी ज़्यादा करता है, टाइपिंग के अंदर एरर्स भी उतनी ज़्यादा करता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जज करना है ना। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द डेक्स्ट्रेटरी टेस्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट इज कंसर्न विद knowing whether the candidate has the knowledge about operating the computer, while dexterity test measures the speed of operating the computer. Means practical knowledge और जो आपका dexterity
टेस्ट है उसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज में आप प्रैक्टिकली वर्क करवाते हो, बट डेक्स्ट्रेटरी के अंदर क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे कि वो उस काम को करने की उस पर्सन की स्पीड कैसी है, कितनी स्पीड से वो उस वर्क को करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फर्स्ट क्या इंटरेस्ट उसका किस चीज़ में है, अगर हम उसको काम दें, मान लो कॉमर्स के लिए एक टीचर अपॉइंट करना है और टीचर का इंटरेस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है, आप चाहते हो थ्योरी भी करवा दे, तो पहले चेक तो करो ना उसका थ्योरी के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर वो टीचर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर इतना बोरिंग करवा रहा है कि आप उबासियां मार मार के बोर हो जाओ, है ना। तो चेक करना है हमें कि प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। सेकेंड आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिस पर्सन को आप अपॉइंट करने जा रहे हो उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, आपने कोई क्वेश्चन पुट किया तो उसको रेस्पॉन्स वो कितने टाइम में करता है, कैसा रेस्पॉन्स करता है, दैट्स इट। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, द टेस्ट दैट मेजर्स द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कैंडिडेट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीजें उसको बताई, उस जो चीजें आपने बताई एम्प्लॉय को वो उनको कैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उनको ग्रैब करके प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हम लोग किसके अंदर देखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, जो एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हो उसकी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे पर्सनालिटी इतनी मैटर नहीं करती, बट कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे पर्सनालिटी मैटर करती है। जैसे कि आपको कोई टीचर हायर करना है तो टीचर की एटलीस्ट पर्सनालिटी ऐसी हो कि वो देख के थोड़ा सा डिसेंट लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये हमारा टीचर है, ऐसा नहीं हो कि उसको देखे लगे बोले पता नहीं कहाँ से उठा लाए, ऐसा फीलिंग आने वाला नहीं होना चाहिए ना। तो यही है पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर। बाय दिस टेस्ट इट इज सीन हाउ मच एबिलिटी ए पर्सन हैज टू इंटरेक्ट विद अदर्स, how much he can influence and motivate them. It is also seen whether or not he has the power to remove the obstacles that may arise in the job on which he is appointed, कि जिस जॉब के लिए उसको अपॉइंट किया है वहाँ जो obstacles आएंगे उनको वो रिमूव करने की एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है। जैसे मान लो एक टीचर अपॉइंट किया, अब टीचर क्या पूरे दिन मुंह में गुटखा दबा के क्या पूछ लेते, क्या करना है, ऐसा नहीं। अगर जिस पर्सन को अपॉइंट करे वो डिसेंट सा बंदा होना चाहिए, मतलब उसको देख करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सीखे कुछ अच्छा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिसको आप हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हो उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए कि वो हर चीज़ों से डील कर पाए, प्लस उसको देख करके कोई कुछ सीखना चाहे तो पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर हो, ना कि नेगेटिव थॉट्स वाला हो। अदर टेस्ट जो आपको लगता है कि नॉलेज कैसा, उसका कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप पूछ सकते हो, और उसके अलावा जैसे जनरल नॉलेज उसका कैसा है, आपके स्टेट का, इंडिया का, कुछ थोड़ा आपको लगता है कि आपके जॉब के अकॉर्डिंग जो उसके रिलेवेंट है वो आप उससे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब आपने ये सारे टेस्ट कर लिए, टेस्ट करने के बाद अब उस पर्सन का क्या करोगे, इंटरव्यू कंडक्ट करवाओगे। हाँ जी, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे कुछ इजी से क्वेश्चंस हैं, आप उनका सवाल जवाब कर लो। Having successfully cleared all the tests related to employment by the candidate, he is called for the final interview, जिसके अंदर हम उससे पूछेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस में है, टेम्परमेंट क्या है उसका, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है और मैच्योरिटी लेवल कैसा है। मेन इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू क्या आएगी, फिजिकल क्वालिटी कैसी है उसकी, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज जो है उसने दिखाई है वो एक्चुअल के अंदर है या फेक है, या उसके पास डिग्री है या नहीं है, ये भी सिलेक्शन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट टर्म रहती है। ठीक है, इंटरेस्ट इन वर्क, क्विक वाइडनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड मेमोरी पावर। मीन्स आप ओवरऑल उसको ये देखोगे कि जो वर्क आप देना चाह रहे हो वो उसको किस तरीके से डील करता है, कितने टाइम में डील करता है और कैसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है उसका जी फाइनल इंटरव्यू के अंदर दो स्टेज हो गया, रिटन हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। इन द फर्स्ट स्टेज पर्सनल मैनेजर कलेक्ट्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट्स दोज फाउंड सुटेबल ऑन द। अब हम क्या करेंगे, फाइनल इंटरव्यू से पहले मान लो आपने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स बुला रखे हैं तो ये देखोगे कि आपके अकॉर्डिंग सुटेबल कौन कौन है, फिर उनसे आप वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे और उनको फिर जो आपका फाइनल जो आपकी टीम है जो सिलेक्ट करती है पर्सन उनसे मिलवाओगे। Those found suitable on the basis of appraisal or are directed for interview with those departmental managers who had put up demand of their services. Departmental manager
converses face to face with the candidate on the basis of their nature of the work and having satisfied himself declares the latter successful in the interview. अब उसके बाद क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट मैनेजर है उनको लगा कि हाँ ये बंदा हमारे अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, वो उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको वो फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देंगे। फर्दर प्रोसेस में क्या आएगा, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक। अब जब आपको लग रहा है कि वो पर्सन सेलेक्ट हो रहा है, आपने जो एकेडमिक टेस्ट करने थे, प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स टेस्ट करने थे, वो सारे हो गए। अब आपको लग रहा है ये कैंडिडेट आपके साथ जुड़ सकता है, तो फिर चेक करो उसका बैकग्राउंड एंड रेफरेंस। ऐसा तो नहीं कि जितने भी आए हमने हर किसी का बैकग्राउंड और रेफरेंस स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया, जरूरी नहीं है। जब आपको लग रहा है कि आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने जा रहे हो, तब जाके क्या करो, उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करो। अदरवाइज आप सब कैंडिडेट के चेक करोगे तो वही टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, कॉस्टली भी होगा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के अंदर कैरेक्टर उसका कैसा है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं, वो सब चीजें चेक करनी। उसका सिलेक्शन डिसीजन, एप्लीकेंट्स जिसने ये चीज भी क्लियर कर दी कि उसका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है और रेफरेंस भी अच्छा है, एप्लीकेंट्स हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स आर सिलेक्टेड। प्रायर टू टेकिंग फाइनल सिलेक्शन डिसीजन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजर कंसर्न इज सॉट। मतलब जिस मैनेजर से ने उसका लास्ट फाइनल टेस्ट लिया उससे आप पूछोगे कि जी आपके अकॉर्डिंग आपको फिट लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो हम अपॉइंट कर लेते हैं और नहीं लग रहा तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सिलेक्शन डिसीजन होने के बाद क्या है, अब जिस पर्सन को आप अपॉइंट करने जा रहे हो तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या सर मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है? हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ा और वो मेडिकली फिट नहीं है, अगर कल को उसको कुछ हो गया तो उसकी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी कंपनी पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकती है। इसलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाती हैं। जॉब ऑफर, अब मेडिकल एग्जामिनेशन जिसका रिजेक्ट हो गया उसको आप रिजेक्ट कर दो, जिसका टेस्ट क्लियर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप उसको ऑफर करोगे जी जॉब। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, job offer is given to the selected candidate. For job offer, the appointment letter is handed over to him. A date is mentioned कि ये लो जी ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, इस डेट से आप क्या करना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इतना सब करने के बाद अब क्या हो गया, अब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ इस टाइम तक एसोसिएट हो रहे हो, या इतने टाइम से पहले आप अगर छोड़ करके जाओगे तो आपकी इतनी सैलरी वगैरह डिडक्ट कर ली जाएगी। देखते हैं लास्ट पॉइंट अपना आज का। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बाय ए सिलेक्टेड कैंडिडेट, ही बिकम्स एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस फेज द अपॉइंटी साइंस वेरियस डॉक्यूमेंट्स। मेन डॉक्यूमेंट अमंग देम इज द अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें वो क्या क्या चीजें अटेस्ट करेगा। देखो, जॉब टाइटल लिखा हुआ होगा उसके अंदर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी उसकी वो हम लोग लिखवाएंगे, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस कब से वो हमारे साथ रेगुलरली जुड़ जाएगा, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन किस रेट से उसको सैलरी पे कर रहे हैं, अलाउंसेस का मतलब अदर फैसिलिटीज वगैरह हम लोग उसको क्या दे रहे हैं, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक रहेगा, अगर वो कितने बजे जाना जल्दी जाना चाहे तो इसके बाद हाफ डे काउंट होगा, या फिर और क्या हो सकता है, अगर इस टाइम से लेट तक आप रुके तो आपको ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन चीज़ों के रिगार्डिंग क्लियरिटी, लीव रूल्स, संडे वर्किंग है या नहीं है, संडे ऑफ रहेगा, उसके अलावा गस्टेड हॉलीडेज अलाउड है या नहीं है, और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए तो कितनी छुट्टियां आपको एडिशनली मिल सकती हैं, इतनी छुट्टी से ज़्यादा अगर लोगे तो कितनी सैलरी आपकी डिडक्ट होगी, एंड ऑल। ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स एंड टर्मिनेशन प्रोसीजर्स। मीन्स अगर कल को कोई आपके साथ हमारा कोई विवाद वगैरह कुछ झगड़ा वगैरह होता है तो उसको हम लोग सोल्व कहाँ करेंगे, किस टाइप की यूनिफॉर्म वगैरह में आपको आना है, फॉर्मल आना है, इनफॉर्मल आना है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई यूनिफॉर्म वगैरह है उसके अंदर आपको आना है, एंड जो अपना लास्ट है वो क्या है, टर्मिनेशन प्रोसीजर। अगर आपने प्रॉपर हमारे रूल्स रेगुलेशन गाइडेंस को फॉलो नहीं किया तो हम आपको इस तरीके से इतने टाइम का नोटिस देके टर्मिनेट भी कर सकते हैं। मींस ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। हम उसको हर एक चीज क्लियर कर देंगे कि आप हमारे साथ जुड़ोगे, इस डेट से आप हमारे कॉन्टैक्ट में आने वाले हो, यहाँ से आपकी रेगुलर जॉब स्टार्ट हो जाएगी, हम आपको रहने का अलाउंस दे रहे हैं, खाने का अलाउंस दे रहे हैं, मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं, या अदर कोई फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड ऑल, जो भी फैसिलिटीज आप दे रहे हो वो सारी उस एम्प्लॉइज को क्लियर करोगे, सैलरी वगैरह क्लियर करोगे। अगर आपने
आप हमारे साथ जुड़ोगे, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको इतने टाइम का नोटिस देके इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आया समझ? एक बार आप लोग वापस बुक से रीडिंग लोगे इस पूरे टॉपिक की, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको लर्न करने हैं। नोट डाउन करके प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करके जो पीडीएफ है वो बना करके आप मुझे पर्सनली सेंड कर दोगे। ठीक है, अच्छे से रीड करना है आपको और ये टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट अगर आपको है तो जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं बच्चे, आप वहां से पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो को, जो भी बच्चे इस आपके साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, गुड बाय। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।